साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। ये प्रश्न पत्र साथियों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित जो परीक्षा है यूपी पीजीटी सिविक्स विषय की परीक्षा उससे संबंधित है और ये परीक्षा 18 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। साथियों, इस प्रश्न पत्र को हम एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर तैयार करेंगे और इस प्रश्न पत्र में साथियों कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी प्रश्न आगामी प्रवक्ता परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आप अंत तक इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। ओके, तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना संविदावादी विचारक की नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेवियाथन ये हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जबकि टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी शासन पर दो निबंध, ये जॉन लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, तो ये तीनों ही विचारक साथियों संविदावादी विचारक हैं जो राज्य की जो उत्पत्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा से मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है साथियों, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो साथियों इसका राइट आंसर है रे ए किलियंस। रे ए किलियंस का ये कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ठीक है, साथियों निर्णयन का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है। ठीक है, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका आशय निष्कर्ष पर पहुंचने यानी कम टू ए कंक्लूजन से है। ओके, निर्णय की और भी परिभाषाएं हैं साथियों, जैसे डॉक्टर जेसी ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। इसके अलावा जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में निर्णय किसी एक ऐसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। ठीक है, उसी प्रकार मैकफॉरलैंड के अनुसार निर्णय लेना चयन की एक क्रिया है जिसके अंतर्गत अधिशासी दी हुई परिस्थिति में इस निर्णय पर पहुंचता है कि क्या किया जाना चाहिए। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। ठीक है, और हर्बर्ट साइमन का नाम निर्णय निर्माण प्रक्रिया से प्रमुखतः जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय में तीन मुख्य अवस्थाओं का समावेश है: निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना और कार्य मार्गों में से चयन करना। इसके बाद साथियों तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साथियों 15 अधिकरण हैं। ठीक है, साथियों अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 150 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिनमें 180 विषयों पर लगभग 6000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं साथियों कि ये कोई विशाल ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति और कूटनीति, कानून और प्रशासन इत्यादि के बुनियादी सिद्धांतों को संक्षेप में व्यक्त करके कौटिल्य ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इसके बाद साथियों चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। जबकि साथियों विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। और साथियों हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद साथियों पांचवा प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य एक वर्गीय संरचना है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये विचारक अतिवादी नहीं थे, बाकी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक साथियों ये अतिवादी थे। ठीक है, जबकि क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे और अतिवादी नहीं थे। इसके बाद साथियों सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, तो इन्होंने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में व्याख्यायित किया है, फ्रांसिस फुकुयामा। इसके बाद साथियों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो साथियों इसका सही आंसर है सर हेनरी मैन। ठीक है, सर हेनरी मैन साथियों ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है। ठीक है, 9वां प्रश्न है साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें साथियों मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित है, बर्नार्ड कोहेन ये निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित है, मार्टिन कैपलॉन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, और इमाइल बर्ड ये खेल सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों 10वां प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1968 1968 में। ठीक है, पहला लोकपाल बिल 1968 में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, संसद में। इसके बाद साथियों 11वां प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये सही है, जेम्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। शक्ति सिद्धांत, तो ये ओपेनहाइमर इससे बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो इससे मैकलेनन का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उससे हेनरी मैन का नाम जुड़ा हुआ है, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत तो जेंक्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो जोड़ा सही नहीं है, असुमेलित है, तो ये है ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक। ठीक है, इसके बाद साथियों 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1976 1985। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो ये 1968 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ साथियों एक प्रश्न और मुझे ध्यान आ रहा है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल 30 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना चाहें तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद साथियों 13वां प्रश्न है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, ये किसका दिया हुआ नारा है? तो ये है BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है साथियों, मोश्का की जो पुस्तक है द रूलिंग क्लास, तो ये बिल्कुल सही है। पेरेटो की जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, तो ये भी सही है। रॉबर्ट मिसेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी सही है। इन किताबों को मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, ये लिपसेट की पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद साथियों 15वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, तो लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है साथियों संसद के प्रति। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लोक निगम का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। इसके बाद साथियों 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें साथियों महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है, डॉक्टर अंबेडकर जी की जो पुस्तक है ये पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और BD सावरकर की जो पुस्तक है हिंदुत्व, और MS गोवलकर की है बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद साथियों 17वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो साथियों आप जानते हैं कि ट्रेगवैली नॉर्वे के थे और ये पहले महासचिव थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा। उसके बाद साथियों डैग हैमरशोल्ड ये स्वीडन के थे और इनका जो कार्यकाल है 1953 से 1961 तक रहा। ठीक है, और यूथांट इनका जो कार्यकाल है 1961 से 1971 तक रहा, ये म्यांमार के थे। ठीक है, और कुर्द वाल्दहिम
ये ऑस्ट्रिया के थे और इनका कार्यकाल 1972 से 1981 तक रहा। ठीक है, तो कुर्द वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे। ओके साथियों, डैग हैमरशोल्ड, इन्होंने स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया था। और यूथॉन्ट, ठीक है, तो इन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट और कांगो संकट की समाप्ति का प्रयास किया था। इसके बाद साथियों 18वां प्रश्न है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की। ठीक है, तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की थी साथियों चेस्टर बर्नार्ड ने। ठीक है, और चेस्टर बर्नार्ड की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी मैंने साथियों आपको बताई थी, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और साथियों सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दिया गया आदेश उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, यह उसके ऊपर सत्ता का होना प्रमाणित करता है और वह व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आदेश की अवहेलना करने का आशय उसके ऊपर स्थापित की गई सत्ता को अस्वीकार करना है। इसलिए साथियों बर्नार्ड ने सत्ता के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला कि यह निर्णय करना कि कोई आदेश सत्ता रखता है अथवा नहीं, उन व्यक्तियों पर निर्भर है जिन्हें यह आदेश दिया जाता है, उन व्यक्तियों पर नहीं जो कि सत्ता में है अथवा जो ये आदेश जारी करते हैं। ठीक है, तो यानी ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक अधिकारी की सत्ता सदैव उसके अधीनस्थों द्वारा सत्ता के प्रति दी गई स्वीकृति या अनुमति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार सत्ता के सहमति मॉडल की रचना बर्नार्ड ने की थी। 19वां प्रश्न है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। ये मुसोलिनी का कथन है। ठीक है, इसके बाद साथियों 20वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों PV नरसिम्हा राव। ठीक है, 21वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है यानी जरूरी है। ठीक है, इस वक्तव्य का संबंध है तो इसका आंसर है आदर्शवादियों से। ठीक है साथियों, इससे पहले मैंने जो पेपर कराया है तो उसमें एक कथन आया हुआ था सर्वाधिकारवाद से संबंधित। ठीक है, यानी सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उक्त कथन सर्वाधिकारवाद से संबंधित था। ठीक है, जबकि साथियों व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, अराजकतावादी अनावश्यक बुराई मानते हैं और मार्क्सवादी वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की बात करते हैं। इसके बाद साथियों 22वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर होगा अहस्तक्षेप। ठीक है, अहस्तक्षेप साथियों ये शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। ठीक है, बाकी मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, ठीक है, तो ये शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन है। उसके अतिरिक्त शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, ठीक है, तो ये भी साथियों शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन है। और क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, ठीक है, तो ये भी शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन है। ओके, इसके अतिरिक्त साथियों मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट और विभाजन तथा शासन यानी डिवाइड एंड रूल, ठीक है, और हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन, ये शक्ति संतुलन स्थापित करने के अन्य साधन है। तो आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन कौन कौन मैंने बताया आपको, क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन, मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट, शस्त्रीकरण, ठीक है, या निशस्त्रीकरण आर्मामेंट। इसके अतिरिक्त साथियों विभाजन तथा शासन डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, और मैत्री संधियां यानी अलायंस एंड काउंटर अलायंस। ठीक है, इसके बाद 23वां प्रश्न, ये मिल वाले टॉपिक में मैं आपको करा चुका हूं, बता भी चुका हूं अच्छे से। ठीक है, अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये मिल का कथन है। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है कि मिल ने अपने ये विचार किस रचना में प्रकट किए, तो ऑन लिबर्टी में, अपनी इनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो इसमें मिल ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, और ये पुस्तक कब की है, 1859। ठीक है, ऑन लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, तो जरूर आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, बाकी और भी जो पुस्तकें हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, ये सभी मिल की पुस्तकें हैं।
इसके बाद साथियों 24वां प्रश्न है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ये पुस्तक लिखी गई है। तो साथियों ये पुस्तक है H.J. मॉर्गेनथाउ। ठीक है, ये पुस्तक हंस जे मॉर्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के वैसे तो कई उपागम और कई दृष्टिकोण प्रचलित है। ठीक है, लेकिन साथियों अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो प्रमुख दृष्टिकोण हैं उसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नव यथार्थवादी जो उपागम है वो प्रमुख हैं। और इन दृष्टिकोणों में साथियों जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है इसके विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें जॉर्ज कैनन, राइनोल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग, डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हंस जे मॉर्गेनथाउ ये प्रमुख हैं। ठीक है, और मॉर्गेनथाउ साथियों यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता हैं और मॉर्गेनथाउ ने ही यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार पर खड़ा किया है। ठीक है साथियों, मॉर्गेनथाउ ने अपने मॉडल में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है, इसलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण यानी पावर अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, और मॉर्गेनथाउ की मान्यता रही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की महत्ता पर बल देने के कारण साथियों मॉर्गेनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। ठीक है, और हंस जे मॉर्गेनथाउ साथियों शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान विभाग के प्राचार्य हैं और वे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के सदस्य, वाशिंगटन सेंटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी रिसर्च के सहयोगी और अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं। और उनकी रचना साथियों पॉलिटिक्स एमंग नेशंस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ। इसके प्रकाशन यानी 1949 से आज तक इस विषय क्षेत्र की जो मौलिक कृतियां हैं उसमें इसकी गणना की जाती है। साथियों मॉर्गेनथाउ की अन्य जो प्रमुख कृतियां और जो शोध हैं उनमें साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स 1946, इसके अतिरिक्त इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 और डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स 1958 ये प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद साथियों 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो साथियों कौटिल्य ने जो 4 विधाएं बताई हैं उसमें यहाँ पे निरुक्त शामिल नहीं है। निरुक्त शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही साथियों 4 विधाओं का उल्लेख किया है। पहला है आन्वीक्षिकी यानी दर्शन और तर्क, दूसरा है त्रयी यानी धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, तीसरा है वार्ता यानी कृषि व्यापार आदि, और चौथा है दंड नीति यानी शासन कला या राजनीति शास्त्र। ठीक है, और साथियों अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दंड नीति है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार इस प्रश्न के हिसाब से निरुक्त जो है ये कौटिल्य द्वारा जो विधाएं बताई गई हैं, जो उल्लेख किया गया विधाओं का, उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा साथियों आप ध्यान रखें जो कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया है, ठीक है, तो उसमें सप्तांग में कौन कौन शामिल हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड अथवा सेना और 7वां है मित्र। ठीक है, और इसके अलावा साथियों कौटिल्य ने पड़ोसी राज्य विशेषतया जो अन्य विदेशी राज्य हैं उनके प्रति व्यवहार के संबंध में 60 गुणीय नीति इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इसके 6 लक्षण क्या हैं? संधि, विग्रह, विग्रह यानी युद्ध, यान, यान यानी शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना, आसन जिसका अर्थ है तटस्थता, संश्रय यानी बलवान का आश्रय लेना, द्वैधी भाव यानी संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 लक्षण इन्होंने बताए हैं, ध्यान रखें। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। ठीक है, यान का आशय क्या है? चढ़ाई करना या शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना। साथ ही साथ साथियों कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रकाश या धर्म युद्ध। ये युद्ध साथियों पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित एक युद्ध है। ठीक है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। और इस युद्ध के कुछ नियम है, जैसे रणभूमि में शरण में आगे शत्रु को न मानना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना आदि। ठीक है, दूसरा जो कूट युद्ध है इसमें छल कपट, लूटमार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया ये युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। और तीसरा जो युद्ध है तूष्ण युद्ध, ये निकृष्ट प्रकार का युद्ध है साथियों, जिसमें सेनाएं विष सदृश साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट के द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार अगर हम देखें तो जो राजा विजय की इच्छा रखता है उसके द्वारा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय वो ले सकता है। ठीक है, इसके बाद है साथियों 26वां प्रश्न, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो अच्छा प्रश्न है साथियों, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान रखें, अरस्तु के द्वारा आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद साथियों 27वां प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची साथियों, इसमें भारत के जो राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उसका उल्लेख है। और वर्तमान में आप जानते हैं साथियों 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो साथियों यदि भारतीय संघ में एक नई राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। जो दूसरी अनुसूची है साथियों, इसके अंतर्गत भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही साथ विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो दिया गया है, यानी इसके तहत जो संसद के सदस्य हैं, संघ के जो मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों, साथ ही साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाई जाने वाली जो शपथ है उसका प्रारूप इसमें दिया गया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप नोट करना चाहें नोट भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है साथियों, बल्कि अनुच्छेद 60 के तहत उनकी शपथ का प्रारूप वहां पे दिया गया है। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका प्रारूप अनुच्छेद 69 के तहत दिया गया है, और राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद 159 के तहत दिया गया है। ठीक है, जो शपथ राज्यपाल लेंगे उसका जो प्रारूप है वो 159 यानी अनुच्छेद 159 में वर्णित है। इसके अलावा साथियों जो चौथी अनुसूची है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न आता भी है कि कौन सी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, तो ये चौथी अनुसूची है। इसके अंतर्गत भारत के सभी जो 28 राज्य हैं और साथ ही साथ जो 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इसका राज्यसभा में जो प्राप्त प्रतिनिधित्व है इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है साथियों कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। ठीक है, उसमें 233 सीटें राज्यों को आवंटित हैं। ठीक है, 28वां प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधिकारी का। ठीक है, तो आपको पता है कि जिले में जो कानून व्यवस्था उसको कायम करने के लिए जो जिला पुलिस है उस पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनका कंट्रोल होता है, उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके बाद 29वां प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली साथियों अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके मध्य सत्ता पृथक्करण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा ही प्रश्न है। ठीक है, और आपको पता है कि मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, जिनकी एक किताब भी है, प्रसिद्ध पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा। ठीक है, तो साथियों शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू ने ही प्रस्तुत किया था, और मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग या तीनों जो अंग हैं उनके मध्य सत्ता का पृथक्करण, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। 30वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 393। ठीक है, इसके बाद साथियों 31वां प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है,
निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? यानी ये विरोधी नहीं मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते बल्कि पूरक मानते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो इसका सही आंसर है आर एच टॉनी। आर एच टॉनी आप जरूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानने वाला जो विद्वान है इन ऑप्शन में, तो वो है आर एच टॉनी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न साथियों बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, स्वतंत्रता व समानता को पूरक मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें लास्की, इसके अतिरिक्त आर एच टॉनी, इसके अतिरिक्त बार्कर, हॉबहाउस, रॉल्स यानी जॉन रॉल्स और सी बी मैकफर्सन, इनके नाम प्रमुख हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ठीक है, और साथियों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हुए लास्की कहते भी हैं कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। वहीं हॉबहाउस कहते हैं साथियों, अगर समानता नहीं तो स्वतंत्रता के गंदे परिणाम होंगे। ठीक है, और अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि समानता एक बहुरूपिया विचार है। आप इसे भी नोट करें, स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक कौन है? ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया पूरक मानने वाले विचारक, जिसमें लास्की, टॉनी, बार्कर, हॉबहाउस, रॉल्स और मैकफर्सन का नाम है। और स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले जो विचारक हैं उनमें लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, हेयक, बर्लिन, इनका नाम प्रमुख है। ठीक है, और लॉर्ड एक्टन की ये परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है, यानी समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। वहीं टॉकविले कहते हैं साथियों, लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अभिजनवादी विचारक हैं जैसे पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, इनकी पुस्तकें मिलान के लिए भी आई हुई थी। ठीक है, जैसे पेरेटो की जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, और मिचेल्स की जो पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज, और मोस्का की जो पुस्तक है द रूलिंग क्लास, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो जो ये अभिजनवादी विचारक हैं पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, ये समानता के प्रबल विरोधी हैं। इसके बाद साथियों 32वां प्रश्न, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, राज्य का उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट्स के अंडर में ये कार्य करते हैं जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है, तो आपको पता है कि जो न्यायपालिका की जो हायरकी है तो उसमें सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और इसके बाद नीचे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसके नीचे साथियों जिला व सत्र न्यायालय। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। ठीक है, इसके नीचे हैं मुंसिफ न्यायालय, जो हर जिले में अनेक होते हैं मुंसिफ न्यायालय, और इनके नीचे होते हैं न्याय पंचायत यानी गांव में एक। ठीक है, सबसे नीचे न्याय पंचायत, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों 33वां प्रश्न है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ये है ग्राहम वालास। ठीक है, ग्राहम वालास। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वालास की प्रमुख पुस्तक भी है। ठीक है, तो ये आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता इनको कहा जाता है। इसके बाद साथियों 34वां प्रश्न है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, गैटिल। ठीक है, तो ये गैटिल का कथन है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की। ठीक है, 35वां प्रश्न, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, तो ये कहा था महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। इसके बाद साथियों 36वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, ठीक है, तो इसमें मुख्यतः 19 अध्याय, ये ध्यान रखें आप, इस चार्टर में 19 अध्याय हैं। ठीक है, और 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 111 अनुच्छेद हैं
तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन 19 अध्यायों में जो अध्याय 1 है यानी पहला अध्याय है, उसका जो अनुच्छेद 1 है वो यूएनओ के उद्देश्य के बारे में है और अनुच्छेद 2 यूएनओ के सिद्धांतों के बारे में है। ठीक है, इसके बाद साथियों 37वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो यह आसान प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण जो क्रांति है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल जो रिवॉल्यूशन है, तो इसके प्रतिपादक थे, इस अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति से माओ जेडोंग का नाम जुड़ा है। इसके बाद साथियों 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो साथियों दोहरी कार्यपालिका, तो ये संसदीय शासन में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि दोहरी कार्यपालिका का अर्थ है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो, जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये तो देखने को मिलता है संसदीय शासन प्रणाली में। सामूहिक उत्तरदायित्व भी ये देखने को मिलता है। हमारे भारत में जो संघीय जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लेकिन विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण जो पृथक्करण है वो संसदीय शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलता, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है। 39वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा भारत में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है साथियों, हमारे देश में कुछ सहायक अभिकरण के और भी जो उदाहरण हैं, जैसे लोक सेवा आयोग है, भारत सरकार का प्रेस है, केंद्रीय संस्थापना मंडल है, प्रकाशन ब्यूरो है, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, ये सभी हैं। ठीक है, और ये सहायक अभिकरण प्रशासन के प्राथमिक अभिकरण नहीं है, ये अभिकरण प्रशासनिक विभागों के सहायक एवं पूरक होते हैं साथियों। ठीक है, अगर हम व्हाइट के शब्दों में देखें तो वे कहते हैं ये सूत्र अभिकरण की सेवा करते हैं, वे आवश्यक सामान्य कार्यों को संपन्न करके उन्हें सहायता पहुंचाते हैं, जैसे कि माल तथा सामग्री खरीदकर, सरकारी मुद्रण के ठेके लेकर या वास्तविक संपदा खरीदकर तथा इस प्रकार के अन्य कार्य संपन्न करके। ठीक है, इसके बाद है साथियों 40वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक के समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, और इस पुस्तक को साम्यवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, और ये पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई थी, और ये पुस्तक कार्ल मार्क्स और उनके साथी एंजल्स ने संयुक्त रूप से मिलकर के लिखी थी। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा, उनमें द होली फैमिली एंड जर्मन आइडियोलॉजी, तो आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से और भी कथन लिए गए हैं, जैसे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, और साथ ही साथ राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, ये भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है। ठीक है, अगर एक कथन और ध्यान रखना चाहें आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो कथन है कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है मार्क्स की, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, तो ये कथन कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, इससे लिया गया है। ठीक है, इसके बाद साथियों 41वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41वां प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो ये हुई है साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है वो भारत के संविधान में ग्रहण की गई है। यानी ये प्रश्न भी आ सकता है साथियों कि न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए यानी अमेरिका दोनों देशों के संविधान में है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में साथियों न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वहाँ की जो शीर्षस्थ अदालत है उसको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, और साथियों आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन आखिर है क्या। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी जो सर्वोच्चता है उसकी रक्षा करने की व्यवस्था है। यानी यदि संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा साथियों संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी निश्चित जो सीमाएं हैं उनके बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है,
या हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रत्येक विधि या ऐसे प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की ये जो शक्ति है, ठीक है, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब या तात्पर्य है कि कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 13(2) में ये वर्णित है, आप जरूर ध्यान रखें। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आप जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों 42वां प्रश्न है, एक कठोर संविधान वह है, ठीक है, तो आप जानते हैं एक कठोर संविधान ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ठीक है, तो कठोर संविधान में परिवर्तन करना या संशोधन करना आसान नहीं होता है, तो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से उसमें संशोधन संभव नहीं है, तो इसके लिए एक अलग या भिन्न जो विधि है उसको अपनाया जाता है। ठीक है, तब जाके इसमें संशोधन संभव है। 43वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मैं एक पेपर में, शायद मैंने इससे पहले जो पेपर कराया वहाँ कहीं मैंने ये आपके साथ डिस्कस भी किया है, आपको बताया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये अरस्तु, ठीक है, ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न या कुछ ना कुछ तथ्य आपको सीखने को मिलेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया है किसने कहा कि कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है या आवेगहीन विवेक है। ठीक है, तो ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शब्दावली चेंज है, इसकी भाषा चेंज है, तो कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। ठीक है, अरस्तु का कथन है। बस यहीं पे हम थोड़ा घूम जाते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से पूछ ले तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ मैं कह तो रहा हूँ आपको, सिर्फ भाषा का अंतर होता है, बस उसी को थोड़ा उलट दिया जाता है और वहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका उत्तर गलत कर देते हैं, तो इस पर जरूर आप ध्यान दें। इसके बाद है साथियों 44वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद से संबंधित हैं साथियों सेंट साइमन, ठीक है, और फेबियन जो समाजवाद है साथियों इससे संबंधित हैं सिडनी वेब। ओके, इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स को तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, और श्रेणी समाजवाद GDH कूल, आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो समाजवादी विचारक है उसमें जो विभाजन है, उसमें एक समाजवादी विचारक है, दूसरा साम्यवादी वैज्ञानिक समाजवादी है। ठीक है, तो जो समाजवादी विचारक है उसमें स्वप्नलोकीय जो समाजवादी है उसमें चार्ल्स फूरियर का नाम आता है, सेंट साइमन का नाम आता है और रॉबर्ट ओवन का नाम आता है। यानी यूटोपियन समाजवादी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने मिलान में सेंट साइमन का नाम यहाँ पे मैच किया। ठीक है, तो यूटोपियन या स्वप्नलोकीय जो समाजवादी है उसमें चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन का नाम आएगा। ठीक है, और जो संशोधनवादी या विकासवादी समाजवादी है उनमें बर्नस्टाइन का नाम आएगा, और फेबियन जो समाजवादी हैं, ठीक है, फेबियन समाजवादी में आप जरूर नोट करें सिडनी बेब, ब्रिटिश बेब, ग्राहम वालास, ठीक है, एनी बिसेंट, बर्नार्ड शॉ, हेराल्ड लास्की, इनका नाम आएगा। और श्रम जो संघवाद है उसमें जॉर्ज सोरेल, ठीक है, तो जॉर्ज सोरेल का नाम है। और श्रेणी समाजवादी गिल्ड सोशलिज्म जिसमें GDH कूल, ठीक है, तो यहीं से पूछा गया था मिलान के लिए। ओके, और साथियों समाजवादी में जो अराजकतावादी हैं इसमें एक तरफ जो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं, दूसरी तरफ शांतिप्रिय या दार्शनिक अराजकतावादी हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारी जो अराजकतावादी हैं वो क्रांतिकारी तरीकों यानी बलपूर्वक राज्य को मिटाना चाहते हैं, और जो शांतिप्रिय या दार्शनिक अराजकतावादी हैं वो शांतिपूर्ण या धार्मिक तरीके से राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारी अराजकतावादी में किस किस का नाम आएगा, जैसे पुरुंदो है, बाकुनिन है, क्रोपोक्टिन है। ठीक है, और शांतिप्रिय या दार्शनिक अराजकतावादी में जॉन रस्किन, ठीक है, यानी जॉन रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी। ठीक है, और जो वैज्ञानिक या साम्यवादी समाजवादी हैं या मार्क्सवादी आप कह सकते हैं, तो उनमें भी एक तरफ परंपरागत मार्क्सवादी, दूसरी तरफ नव मार्क्सवादी। ठीक है, तो परंपरागत मार्क्स जो वादी हैं इसमें कार्ल मार्क्स व एंजेल्स इसके प्रणेता हैं, ये परंपरागत मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। ठीक है, ये इसके प्रणेता हैं। और इसके अतिरिक्त लेनिन का नाम आएगा, स्टालिन का, माओ त्से तुंग और रोजा लग्जमबर्ग। वहीं नव मार्क्सवादी में हर्बर्ट मार्क्यूजे, हेबरमास, हरखाइमर, एरिक फ्रॉम, लुई अल्थुजर, जॉर्ज ल्यूकांच और जीन पॉल सात्र, इनके नाम आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि कौन नव मार्क्सवादी विचारक हैं, कौन परंपरागत मार्क्सवादी हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है।
इसके बाद साथियों 45वां प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक है, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया। ठीक है, 46वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें साथियों FMCT, ठीक है, ये व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार रोकने के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा का जो शहर है वहां आयोजित किया गया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये था। ठीक है, और ट्रिप्स ये विश्व व्यापार इससे संबंधित है, और WSF ये वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद साथियों 47वां प्रश्न है, कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सॉरी साथियों, ये इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको देखिएगा। 47वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट ये सही है, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, MK गांधी चंपारण आंदोलन सही है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ये सही है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन से जिन्ना संबंधित नहीं थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 का। ठीक है, इससे साथियों अली बंधु संबंधित थे। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इसके बाद साथियों 48वां प्रश्न है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? अच्छा प्रश्न है साथियों, लोक निगम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ठीक है, तो लोक निगम को भी हम देखेंगे। 50वां प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो ये हुई महासभा। ठीक है, महासभा की शक्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में लाया गया था। ठीक है, तो एक प्रश्न और है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो यह है सुरक्षा परिषद। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। ठीक है, 15 में 5 स्थायी हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों 50 प्रश्न मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैं पार्ट 2 में शामिल करूंगा। हो सकता है पार्ट 2 थोड़ा उसमें मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और ये वीडियो खुद इतना लेंदी हो गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ओके, बाकी अपनी तैयारी को आप जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।